सॉरी जी, इंटरप्शन हो गई थी जिसलिए वीडियो कट हो गई। आई एम बैक। अच्छा जी, मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुआ था। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है व्हेन वाज मिस्टर चिप्स बॉर्न, तो आप कहेंगे जी ही वाज बॉर्न इन 1848, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि उसकी एज कितनी थी, टोटल उसने कितनी लाइफ जी थी, तो वो जी 85 साल, 85 ईयर्स। और अगर आप कैलकुलेशन कीजिए तो 1933 में मिस्टर चिप्स की डेथ हुई। कब डेथ हुई? 1933। तो 1848, इसके इस पूरे नावल में ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ईयर्स आपने याद रखने हैं। 1848 में चिप्स पैदा हुआ और 1933 में चिप्स की डेथ हुई। और अगर आप पूछें, अगर आप याद रख लें इस फिगर को कि वो 85 की एज उसकी टोटल थी तब उसकी डेथ हुई थी, तो आपको अगर ईयर ऑफ बर्थ याद होगा तो डेथ गेस कर लेंगे, और ये ईयर ऑफ डेथ अगर याद होगा तो ईयर ऑफ बर्थ आप गेस कर सकते हैं अगर आपको उसकी एज याद हो तो। 85 उसकी एज थी। सेकेंडली ये कि चिप्स ने जी, अगर आप देखें सवाल आता है कि मिस्टर चिप्स की एजुकेशन कब और कहाँ थी, तो वो आपने जो नावल के अंदर मेंशन किया गया है सिर्फ़ और सिर्फ दो बातें मेंशन की गई हैं, और वो ये हैं, एक तो 1860s में उसकी एजुकेशन थी और दूसरा उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की थी। ठीक है जी, तो ये आप याद रखेंगे कि 1860s में, यानी 1860s का मतलब है 1861 भी हो सकता है, 62, 63, 68, 69 तक। तो 1860s में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उसने तालीम हासिल की। तो हमने देख लिया उसकी पैदाइश कब हुई, 1848 में। उसने तालीम कब हासिल की, 1860s कहना आपने, और कुछ भी नहीं कहना। और साथ अगर सवाल ये पूछा जाता है कि उसने तालीम कब हासिल की, तो आपने बताना जी 1860s में कैम्ब्रिज से। और अगर सिर्फ ये पूछा जाता है कि कहाँ से हासिल की, तो तब भी आप बताएंगे जी 1860s में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। अच्छा, इसकी जॉब की बात कर लेते हैं। इसने ज़िंदगी में फ़कत 2 नौकरियां की थी, ये आपने याद रखना है। अब वो मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी थी। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो कौन से 2 स्कूल थे जहाँ उसने टीचिंग की 2 जॉब्स की थी। वो एक टीचर था, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि वो किस चीज़ का टीचर था। वो जी लैटिन, रोमन और ग्रीक लैंग्वेजेस की हिस्ट्री का टीचर था। तो अगर आप से पूछा जाता है कि व्हाट वर द सब्जेक्ट्स दैट ही टॉट एट डिफरेंट स्कूल्स, स्पेशली एट ब्रुकफील्ड स्कूल, तो आपने ये कहना है जी कि वो ग्रीक, रोमन और लैटिन लैंग्वेजेस की हिस्ट्री का टीचर था। आपने ये नहीं कहना कि वो ग्रीक, लैटिन और रोमन की लैंग्वेजेस का टीचर था। नो, इन लैंग्वेजेस की हिस्ट्री का टीचर था। वो बेसिकली ही वाज द टीचर ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो ये एक और सवाल का जवाब आपको मिल गया कि किन मज़ामीन का वो उस्ताद था। अगला सवाल ये था जी कि किन 2 मकतब या स्कूलों के अंदर उसने टीचिंग की थी। पहला स्कूल था जी मेलबरी स्कूल। मेलबरी एक फल का नाम है, आपने याद रखना है, शहतूत को कहते हैं मेलबरी। ठीक है जी। तो चिप्स एक अदद टीचर था और जस्ट उसने 1 साल के लिए 1869 में ज्वाइन किया था। ठीक है जी, समवेयर इन द मिडल ऑफ 1869, और 1870 में उसने मेलबरी स्कूल छोड़ दिया था। जस्ट 1 साल। ठीक हो गया जी। तो ये आप याद रखेंगे। पहली जॉब जो चिप्स ने की थी वो 1869 में मेलबरी स्कूल में स्टार्ट की थी और 1870 में छोड़ दी थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 1870 में उसने ब्रूकफील्ड स्कूल ज्वाइन कर लिया था और 1913 में वो वहाँ से रिटायर हुआ था। ये टाइम लाइन याद रखनी बड़ी ज़रूरी है जी। 1848 में चिप्स पैदा हुआ। देखिए, मैं आपको तरतीब से बता रहा हूँ कि कब क्या हुआ। सबसे पहले वो पैदा हुआ 1848 में, फिर उसने 1860s में तालीम हासिल कर ली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। फिर तालीम के बाद इसने नौकरी स्टार्ट करनी थी ना, तो 1869 में उसने जॉब स्टार्ट की। 1870 में उसने अपनी जॉब जो है वो छोड़ी मेलबरी स्कूल से, और साथ ही कौन सा स्कूल ज्वाइन कर लिया, ब्रूकफील्ड स्कूल। और आइंदा सारी ज़िंदगी में जो है उसमें ब्रूकफील्ड स्कूल का ज़िक्र जो है वो लाज़िम व मलज़ूम हो जाएगा उसकी रिटायरमेंट के बाद भी। और वो रिटायर कब हुआ? 1913 में। तो 43 इयर्स की जॉब उसने की थी ब्रूकफील्ड स्कूल में। अच्छा, इसमें एक और सवाल इंपॉर्टेंट ये बनता है जी, मैं चूँकि आपको टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ,
ताकि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप चीज़ों को समझ सकें, आपको दुश्वारी कम हो। और आखिरी पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ मिस्टर चिप्स का, उसके बाद मैं इडियम्स की तरफ चला जाऊँगा। और वो ये था कि उसने मेलबरी स्कूल क्यों छोड़ा। उसकी 3 रीज़न्स बताई जाती हैं जो आप बुक में भी तलाश कर सकते हैं। पहली ये जी कि सिंपल सी बात है कि जॉब आप कब छोड़ते हैं, जब आपको पसंद नहीं होती। आप ये कहेंगे जी कि ही डिड नॉट लाइक मेलबरी स्कूल, ठीक है जी। सेकंड ये वजह थी कि बच्चे उसको तंग करते थे। अच्छा, बच्चे हमेशा टीचर को तब तंग करते हैं जब टीचर इमेच्योर होता है और नया होता है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस उसका होता है। तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया गया, ही वॉज रैग्ड। रैगिंग करना मतलब तंग किया जाना, RAGGING, ही वॉज रैग्ड देयर। चिप्स की रैगिंग वहाँ हुई। और तीसरी बात थी कि उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। एक्चुअली डिसिप्लिन जिस टीचर का अच्छा नहीं होता उसी को रैग किया जाता है। अगर मैं अपनी क्लास के ऊपर कमांड नहीं कर सकता, क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, बच्चे में मुझे सीरियस नहीं लेते, तो कहाँ मेरा डिसिप्लिन क्लास का अच्छा होगा। तो पहली रीज़न स्कूल छोड़ने की ये थी कि उसे ये पसंद नहीं था, ही डिडंट लाइक इट। सेकंड, हिज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड। एंड द थर्ड रीज़न वाज ही वाज रैग्ड देयर। तो ये चंद पॉइंट्स आज आपको मैंने बता दिए हैं चिप्स के नावल के हवाले से। बकिया पॉइंट्स कल डिस्कस करेंगे। अभी कुछ इडियम्स बता देता हूँ ताकि आप इन पे भी काम कर लीजिए। एक इडियम है जी, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। जब लोहा बनाने वाला लोहा बना रहा होता है तो किसी टुकड़े का जब शेप चेंज करनी होती है तो क्या करता है, ये तोड़ना होता है तो गर्म कर लेता है। गर्म लोहे की शेप चेंज करनी आसान होती है। इसी तरह जब आप कोई काम करते हैं तो आप तब वो काम करते हैं जब मुनासिब वक्त होता है। तो किसी भी काम के करने का जब मुनासिब वक्त होता है उस वक्त वो काम किया जाना चाहिए। तो वो कहते हैं स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। जैसा कि फजर की नमाज आप सुबह सहरी के वक्त पढ़ेंगे, ना कि दोपहर के वक्त। तो हमेशा कोई भी काम तब होना चाहिए जब उसका मुनासिब वक्त हो। अगला जी, स्टॉर्म इन अ टी कप। आप अगर अंडा उबाल रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं तो हांडी के अंदर बज़ाहिर एक तूफ़ान सा बर्पा हो जाएगा और वो तूफ़ान कुछ भी नहीं कर सकता। वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेके फ्लड नहीं कर सकता, सैलाब नहीं क्रिएट कर सकता। तो स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब एक छोटा मोटा प्याली का तूफ़ान, चाय की प्याली का तूफ़ान, जो रियल तूफ़ान नहीं बल्कि हल्का फुल्का तूफ़ान। शो वाइट फैदर। फैदर होता है पर, परिंदे को जो पर होता है उसको फैदर कहते हैं। शो वाइट फैदर। और जंग में ये होता है जी कि अगर आप सफ़ेद झंडा दिखा देते हैं तो उसको कहते हैं ये अमन की अलामत, अमन की फाख्ता भी सफ़ेद रंग की होती है। तो अगर आप रेड कपड़ा दिखाते हैं जंग में तो इसको कहते हैं शो रेड फैदर, तो मतलब आप लड़ाई करना चाह रहे हैं। वाइट फैदर दिखाते हैं मतलब आप अमन चाहते हैं। तो अगर आप बहरी जहाज़ में थे और आप ख़तरे का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, आपको हिफाजत चाहिए और ऊपर से कोई हवाई जहाज़ या आसपास कोई बहरी जहाज़ गुजरता है और आप उनसे कोई मदद हासिल करना चाहते हैं तो आप उन्हें सफ़ेद झंडी दिखाएंगे। सफ़ेद झंडी का मतलब ये है कि मैं आपके लिए ख़तरे का बायस नहीं बल्कि मुझे ख़ुद हिफाजत चाहिए। अमन की अलामत है सफ़ेद झंडा। और वाइट जो डव है फाख्ता, अमन की फाख्ता, वो वाइट है। तो ये चंद एक ईडियम्स हैं जी। हमारा टाइम हो चुका है। कल इंशाल्लाह मज़ीद कुछ ईडियम्स और मिस्टर चिप्स की स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच जी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।